आ जाओ भाई, दरोगा बनने की चाहत रखने वालों, स्वागत है आप सबका। मैं डीसी मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का रीजनिंग एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर। यूपीएसआई की परीक्षा के लिए ये क्लास सुबह 10:45 पर आप सभी लोगों के सामने दरोगा बाबू श्रृंखला के अंतर्गत रीजनिंग की ये क्लास। क्या हालचाल आप लोगों का? बढ़िया, चकाचक। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका, वेलकम। तो आइए शुरू करते हैं। आपकी यूपीएसआई की परीक्षा में सबसे बहुतायत में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो रीजनिंग के होते हैं, और रीजनिंग पास कराने की जिम्मेदारी ठेका हमने ले लिया है। अब ये ठेका प्राइवेट समझो, सरकारी समझो, ये ठेका हमको मिला है और ये ठेका हम पूरी शिद्दत से तुम्हारे साथ निभाएंगे और तुमको रीजनिंग में परेशानी नहीं होने देंगे यूपी पुलिस की परीक्षा में। ये हमारा दावा भी है और वादा भी है, ठीक है। तो आओ शुरू करते हैं यूपीएसआई की परीक्षा के लिए दरोगा बाबू श्रृंखला के अंतर्गत रीडिंग की आज की अपनी क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। ये रहा पहला क्वेश्चन हम सब लोगों के सामने। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन? आओ जरा पढ़ो। वह विकल्प चुने जिसमें संख्याएं उसी प्रकार आपस में संबंधित हैं जैसे दिए गए युग्म समूह में संख्याएं संबंधित हैं। दैट इज कि 6, 15 और 30 तथा 12, 14 और 84 में ये संख्याएं जैसे आपस में संबंधित हैं वैसे ही ये संख्याएं ऑप्शंस में से कौन सी हैं जो उसी तर्क के साथ संबंधित हैं जैसे ये संख्याएं संबंधित हैं। तो 6 है और 15 है, 12 है और 14 है। क्या लॉजिक लग सकता है? एक लॉजिक देखो बनता हुआ नजर आ रहा है कि यदि हम बीच वाली संख्या 15 में भाग दें, छोड़ो बीच वाली संख्या में नहीं, पहली वाली संख्या में भाग दें। 6 में अगर हम 2 का भाग दें तो कितना बचता है? 3, और 15 यहां 45 होता है, रहन दो, 3 का भाग दें, ठीक है। अगर हम 6 में 3 का भाग दें तो कितना बचता है? 2, और 15 दूनी हो जाता है 30, ठीक है। क्या सेम लॉजिक यहां पर अप्लाई कर सकते हैं? अगर हम 12 में 3 का भाग दें तो आता है 4, और 84 नहीं मिलेगा। फिर और कोई लॉजिक पकड़ा जाए, 15 दूनी 30, 6 पंचे 30, लेकिन 6 पंचे 30 करने के लिए हमको 15 में 3 का भाग देना पड़ेगा, 14 में 3 का भाग जाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। फिर क्या करें? और कोई लॉजिक? 6, 15, 6, 15, पहली वाली संख्या को अगर 2 कर दें, इस संख्या को अगर या एलसीएम निकाल लें, 6 और 15 का एलसीएम 30 होगा, 12, 14 का एलसीएम 84 दिख रहा है? आओ जरा एलसीएम निकाल करके देखें। अगर 6, 15 और 30 का एलसीएम निकालेंगे, दैट मीन्स अगर हम 6 और 15 का, किसका? 6 और 15 का एलसीएम निकालें, ठीक है। अगर हम 6 और 15 का एलसीएम निकालते हैं तो ये एलसीएम क्या आएगा? 2 से भाग दें तो ये कितना मिलेगा? 2 तिहाई 6 और ये 15। फिर 3 से भाग दें तो ये कितना मिलेगा? 1, और 3 पचे 15, और फिर 5 से भाग दें तो ये मिलेगा 1 और 1, यानी 2 तिहाई 6 पंचे 30। एलसीएम कितना आ रहा है? 6 और 15 का एलसीएम 30 है। ये लॉजिक एक बन सकता है, 6 और 15 का एलसीएम कितना है? 30। उसी प्रकार से 12 और 14 का एलसीएम कितना आएगा? 84 आएगा, ठीक है। 12 और 14 का एलसीएम क्या आएगा? 84। कैसे आएगा वो भी देख लो भैया। 12 लिखा, 14 लिखा, 2 से भाग दो कितना आएगा? 6 और 7, तो 2 से भाग दो 3 और 7, फिर 3 से भाग दो तो 3, 1 और 7, और फिर 7 से भाग दो तो 1 और 1, यानी 7 तिहाई 21 दूनी 42 दूनी 84। एलसीएम लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? बड़ा बढ़िया लॉजिक याद दे दिया इन लोगों ने, है। एनालॉगी का क्वेश्चन है, नंबर एनालॉगी का, और पहली दोनों संख्याओं का एलसीएम तीसरी संख्या है, पहली दोनों संख्याओं का एलसीएम तीसरी संख्या है। ऐसा हमें और कहां मिल सकता है? 12 और 16 पहला ऑप्शन है। अगर हम 12 और 16 का एलसीएम निकालते हैं तो क्या 32 हमको मिलेगा? 12 और 16 2 से भाग देंगे तो 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 3 मिलेगा और 2 मिलेगा, और फिर 2 से भाग देंगे तो 3 मिलेगा और 1 मिलेगा, और फिर 3 से भाग देंगे तो 1 और 1 मिल जाएगा, यानी 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48। ये एलसीएम कितना आ रहा है? 48। 12 और 16 का एलसीएम 48 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ए में नहीं दिया है, ठीक। तो ये लॉजिक यहां पर लग रहा है, और इस चकाचक लॉजिक के आधार पर प्रश्न का उत्तर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कि 12 और 16 का एलसीएम क्या है? 48। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। चकाचक जबरदस्त क्वेश्चन है,
अच्छा, लालच देने वाला क्वेश्चन है। 6, 15 और 30 को देख करके ऐसा लग रहा है कि हम 6 और 15 में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमको 30 मिल जाएगा, लेकिन समस्या है कि जो ऑपरेशन यहां परफॉर्म हो रहा है वो यहां परफॉर्म नहीं हो पा रहा, और नहीं हो पा रहा है तो एक लॉजिक क्लिक किया कि ये तो एलसीएम है, 6, 15 का एलसीएम 30, 12, 14 का एलसीएम 27, 84, और उस एलसीएम वाले लॉजिक से क्वेश्चन बन गया। देवियों और सज्जनों, मजा आया? आओ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम सबके सामने, वह विकल्प चुने जिसका आकृति सी के साथ ठीक वैसा ही संबंध है जैसा आकृति बी का आकृति ए के साथ है। यानी आकृति बी संबंधित है आकृति ए से, वैसे ही सी वाली आकृति किससे संबंधित होगी ये वो हमसे जानना चाहता है। आकृति ए और बी में लॉजिक क्या लग रहा है, आओ जरा इसको देखा जाए। तो आकृति ए में हमारे पास 4 फिगर हैं, स्टार, फिर ट्रायंगल, एरो, और ये परपेंडिकुलर ट्रायंगल यानी राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जब हम ए से बी में जाते हैं तो हो क्या रहा है कि ये जो एरो है पलट करके कहां पर आ गया है, नीचे यहां पर, यानी ये यहां पर आ गया है, ये स्टार चल गया है ऊपर की ओर, और ये ट्रायंगल यहां पर आ गया, लेकिन 90 डिग्री रोटेट करके। ठीक है, देखो ये ट्रायंगल 90 डिग्री रोटेटेड है कि नहीं है। ठीक, तो ट्रायंगल 90 डिग्री रोटेटेड है, यहां पर आया है। इस वाली आकृति को देखेंगे तो एग्जैक्ट मिरर इमेज हो गया है, ये वाली आकृति क्या है, एग्जैक्ट मिरर इमेज हो गई है। ये लॉजिक यहां पर लग रहा है। अगर यही लॉजिक हम पकड़ेंगे ऑप्शन नंबर सी के लिए तो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि ये जो एरो है ये नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है, ये एरो नीचे की ओर, ये स्टार कहां चला जाएगा, ऊपर, तो ये स्टार ऊपर चला गया हमारे पास में। ठीक है, ये पलट करके यहां पर आ जाएगा, तो इसको रोटेट करेंगे तो ये आकृति हमारे पास ऐसी बन जाएगी। ऐसी कहां दिख रही है, अच्छा ये सर्कल है, इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये आकृति हमको कहां नजर आ रही है, ए में नहीं, बी में बिल्कुल नहीं, डी, सी में नजर आ रही। तो सी इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ए वाले में ये जो षटभुज है, इस षटभुज को उन्होंने रोटेट नहीं किया, इसलिए ए वाली आकृति नहीं होगी, बी वैसे ही नहीं होगी। डी वाली आकृति में अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास, ध्यान से देखो, बहुत क्लोज ऑप्शन है, गजब क्लोज ऑप्शन दिए हैं यार, हैं? यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्टार वाला जो चिन्ह है उसको बदला नहीं है, स्टार वाला चिन्ह बदला नहीं है, और यहां पर ऑप्शन नंबर सी में इस स्टार वाले चिन्ह को बदला नहीं, जबकि ऑप्शन नंबर डी में अगर देखोगे थोड़ा सा अगर चूक गए ना तो खेल हो जाएगा। इसको तो बदल दिया है, जो षटभुज है उसको तो रोटेट कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इस वाली आकृति को, ये जो स्टार जैसी आकृति दी गई है, इसको भी रोटेट कर दिया है। देखो इसमें और इसमें फर्क है ना। ठीक, बड़ा करके, बड़ा कर लो, देखो जरा, इस वाली आकृति में और इस वाली आकृति में फर्क है, रोटेट कर दिया है ना, इसलिए डी वाली भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। डी इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा, केवल और केवल सी में यह आकृति हमको नजर आ रही है। ठीक, तो ना तो ए है, ना तो बी है, ना तो सी है, ना तो डी है, केवल और केवल सी इस प्रश्न का उत्तर बन रहा है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। आ जाओ अगला क्वेश्चन। स्टडी द फॉलोइंग सीरीज एंड आइडेंटिफाई व्हाट कैन कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। अक्षरों की एक श्रृंखला दी गई है और अक्षरों की श्रृंखला में हमसे जानना चाहता है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। स्टेम, STEM, MFRV, VSDP, PEQY, ऐसा करके कुछ दिया हुआ है। आओ अक्षरों की श्रृंखला का सही उत्तर क्या आएगा वो जरा निकाला जाए। अगर हम चेक करना शुरू करते हैं तो स्टेम यानी STEM से MFRV प्लेस वैल्यूज का कुछ सहारा लें तो देखो M से M ये सीधे सीधे हो रहा है, एग्जैक्टली V से V सीधे सीधे हो रहा है, यहां अंतिम अक्षर P से P सीधे सीधे हो रहा है, तो ये तो सीधे सीधे चल रहा है। फिर अगर चलते हैं तो E से क्या हो रहा है F, दैट इज प्लस का 1। फिर T से क्या हो रहा है R, 20 से 18 यानी माइनस का 2।
और एस से क्या हो रहा है वी, यानी 19 से 22 यानी कि प्लस का 3, यानी जो पहला अक्षर का समूह है उसका जो अंतिम अक्षर है वो दूसरे वाले का पहला अक्षर है, एम से स्टार्ट हो रहा है, और बाकी में क्या चल रहा है रिवर्स में, पीछे से ई से एफ प्लस का 1, टी से आर माइनस का 2, एस से वी प्लस का 3। क्या ये हर जगह एप्लीकेबल है? और जरा आगे भी एक बार चेक कर लें। तो V से V तो ठीक है, R से S ये प्लस का 1 नजर आ रहा है, F से D 6 से 4 माइनस का 2 है, बहुत बढ़िया, M से P 13 से 16 यानी प्लस का 3 है। लॉजिक मिल गया? और यदि लॉजिक मिल गया तो अब यहां पर हम चेक नहीं करेंगे, हम सीधा अपने प्रश्न के उत्तर पर निकालने आएंगे। सेकंड वाला तो हमने केवल कंफर्मेशन के लिए चेक किया कि कंफर्म हो जाए कि यही लॉजिक लग रहा है, ठीक। अब अगर सेम लॉजिक पर हम चलेंगे तो B से B आ जाएगा, P प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा Q, D माइनस 1 करेंगे तो सॉरी D माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा B, और S प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा 19 3 22 यानी V, BQBV ये आना चाहिए, जो कि मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। अभी तक आज की क्लास में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किए और तीनों ही जबरदस्त क्वेश्चन थे, बेहतरीन क्वेश्चन थे। आ जाओ भाई, क्या आज के सारे क्वेश्चन हम लोगों के पास ऐसे ही हैं? ओके, कहता है यहां 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी ना किसी प्रकार से एक समान है और एक इनमें से भिन्न है। भिन्न का चयन करें। ठीक है, भिन्न का चयन करें। डॉलर, कॉर्टेस, दिरहम, लेम्पिरा, टका, 5 शब्द हैं और इन पांचों में से कोई एक है जो अलग है, उसके बारे में हमको पता करना है। जो लॉजिक यहां पर बन सकता है, डॉलर, दिरहम और टका, ये तो हम सबको पता है क्या है, करेंसी है। डॉलर भी, दिरहम भी, लेम्पिरा भी, टका भी करेंसी है। जो कंफ्यूजन हो सकता है वो हो सकता है कॉर्टेस और लेम्पिरा में। किसमें हो सकता है? कॉर्टेस और लेम्पिरा में। तो अब यहां पर आपकी जनरल नॉलेज थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। एज मैंने बताया है कि एनालॉजी और क्लासिफिकेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं? जनरल नॉलेज पर बेस्ड होते हैं। जो वर्ड एनालॉजी, वर्ड क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन होता है वो जनरल नॉलेज पर आपके बेस्ड होता है। ठीक, तो समझ में ये आता है कि ये जो कॉर्टेस है ना, ये क्या है? ये पुर्तगाली असेंबली को बोलते हैं। जैसे अपना संसद भवन है ना, वैसे ही पुर्तगाली असेंबली को क्या बोलते हैं? कॉर्टेस बोलते हैं। ठीक, और अगर पुर्तगाली असेंबली को कॉर्टेस बोलते हैं तो डॉलर, दिरहम, लेम्पिरा, टका ये सारी की सारी क्या हो गई? मुद्राएं हो गई। डॉलर, दिरहम, लेम्पिरा और टका मुद्राएं यानी कि करेंसी हो गई। जबकि कॉर्टेस क्या है? पुर्तगाल की असेंबली को बोलते हैं, इसलिए अलग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अलग हो जाएगा। लेम्पिरा कहां की करेंसी को बोलते हैं ये मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है। आई से शायद कोई कंट्री है, एग्जैक्ट मुझे नहीं ध्यान है। इस्तांबुल एज इट इज ऐसा कुछ मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, पर यह कंफर्म है, कॉर्टेस से कंफर्म हो रहा है, क्योंकि कॉर्टेस पुर्तगाली असेंबली का नाम है, जबकि बाकी चारे क्या हैं? करेंसी। ठीक, तो कॉर्टेस अलग हो जाएगा। आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन पकड़ा जाए। नॉर्मल का कोड दिया गया है और गैदर का कोड जानना चाहता है, जरा बताओ क्या उत्तर आएगा। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, सॉरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, वेलकम। देखा जाए, नॉर्मल का कोड हमको दिया गया है। ठीक है, नॉर्मल का कोड दिया गया है RPNLB और M, ये दिया गया है। लॉजिक क्या लग सकता है? ठीक है, तो लॉजिक के नाम पर तो भैया ये हो रहा है कि NOR और MAL 3 अक्षरों में ब्रेक किया है। R से R, N से N नजर आ रहा है और O से P दैट इज प्लस का 1, M से M, L से L नजर आ रहा है, A से B दैट इज प्लस का 1। यानी 3 के सेट में
ब्रेक करके पहले और अंतिम अक्षर के पोजीशन को रिप्लेस कर दिया है, आपस में इंटरचेंज कर दिया और बीच वाले अक्षर को प्लस का 1 कर दिया। तो सेम काम गैदर में करें, गैदर का कोड निकालेंगे तो टी से टी, ए प्लस 1 बी और जी से जी आ जाएगा, आर से आर, ई से एफ और एच से एच आ जाएगा, यानी टीबीजी आर एफ एच। कहीं लिखा है ऑप्शन नंबर ए में टीबीजी आर एफ एच। ठीक, आओ इसका उत्तर बताओ क्या आएगा। डिस्टेंस और डायरेक्शन क्वेश्चन है। तेजस्विनी ने उत्तर की ओर 20 मीटर की दूरी तय की, फिर उसने दाएं मुड़कर 25 मीटर की दूरी तय की, फिर बाएं मुड़ी और 10 मीटर की दूरी तय की, फिर उसने एक बायां मोड़ लिया और 25 मीटर की दूरी तय की, अंत में उसने फिर एक बायां मोड़ लिया और 5 मीटर चली, अंत में वह किस दिशा में बढ़ रही थी, ऐसा हमसे जानना चाहता है। ठीक, जैसे ही क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि उसने हमसे पूछा है कि अंत में वह किस दिशा में बढ़ रही थी, यानी जो अंतिम डायरेक्शन है उसकी, ये उसने हमसे पूछा, वैसे ही हम समझ गए कि यहां हमको डायग्राम नहीं बनाना, हम बिना डायग्राम के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमने क्या बताया है, यदि डिस्टेंस और डायरेक्शन ये क्वेश्चन में लिखा हो कि अंत में वह किस दिशा में बढ़ रही है, या वह किस दिशा की ओर देख रहा है, या वह किस दिशा में जा रहा है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपसे डायरेक्शन के अलावा डिस्टेंस ना पूछी जा रही हो, तो हमको यहां पर फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधे सीधे इस क्वेश्चन को ट्रिक से करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। उसने बोला है तेजस्विनी ने उत्तर की ओर 20 मीटर की दूरी तय की, यानी उसने चलना कहां से शुरू किया है, तो एक बिंदु से उसने उत्तर की ओर चलना शुरू किया। अब उत्तर की ओर चलना शुरू करने के बाद उसने कितने टर्न लिए हैं, बस वो टर्न हमको देखने, कितने मोड़ उसने लिए हैं। तो कहता है उसने दाएं मुड़ करके 25 मीटर दूरी से मतलब नहीं, दाएं मुड़ा है, ठीक, फिर बाईं ओर मुड़ी है, बाएं मोड़ दिया, फिर एक बायां मोड़ लिया है तो बाएं मोड़ दिया, अंत में उसने फिर एक बायां मोड़ लिया है तो बाएं मोड़ लिया। ठीक, यही उसके टर्न है कि नहीं, पहले राइट फिर लेफ्ट और फिर अंत में लेफ्ट। तो राइट और लेफ्ट का एक कॉम्बिनेशन मिला, कैंसिल कर दिया, जहां जहां भी तुमको राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन मिले उसको कैंसिल कर देंगे। ठीक, अब हमारे पास बचे 2 लेफ्ट टर्न, तो उत्तर की ओर जा रही है, एरो के आधार पे पहला लेफ्ट टर्न यहां पड़ेगा और दूसरा लेफ्ट टर्न यहां पड़ेगा। इस समय वो कौन सी दिशा में जा रही, तो ये कौन सी दिशा होती है, ये दक्षिण दिशा होती है कि नहीं होती, और अगर ये दक्षिण दिशा होती है तो प्रश्न का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी कि इस समय वह दक्षिण दिशा की ओर जा रही है। ठीक, अगला प्रश्न, और ये आया है हमारे पास ब्लड रिलेशन से। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा है, एक तस्वीर है, उस तस्वीर की ओर इशारा किया है ए ने और बताया है अपने दोस्त बी को। क्या बताया, वह यानी जो तस्वीर में है मेरी मां के पिता की इकलौती बेटी है, ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। ठीक, आओ जरा समझा जाए। तो हमारे पास है एक तस्वीर, तो ये हो गई हमारे पास में तस्वीर, और तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त से कहा है। तो स्टेटमेंट किसने दिया है, ए ने। क्या स्टेटमेंट दिया है, तो स्टेटमेंट है कि वह यानी जो तस्वीर में है वह मेरी मां यानी ए की माता, ए की माता के पिता, ए की माता के पिता, ए की माता, तस्वीर में जो है वह मेरी मां यानी ए की माता के पिता की इकलौती बेटी है, ए के माता के पिता की इकलौती बेटी है। ये कौन है, इकलौती बेटी है। ठीक है, तो कहता है ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। संबंध किसका पूछा है, ए का संबंध पूछा है तस्वीर वाले व्यक्ति के साथ। ठीक, कितना आसान क्वेश्चन है। अब आपको दिख रहा है क्लियरली कि तस्वीर में जो व्यक्ति है वह कौन है, वह मेरी मां यानी ए की माता के पिता, ए की माता के पिता ए के लिए क्या कहलाएंगे, उसके नाना। ठीक, तस्वीर वाली जो महिला है या तस्वीर में जो व्यक्ति है वह
मेरी माता यानी एक माता के पिता यानी मेरे नाना की इकलौती बेटी है, तो भैया मेरे नाना कौन होंगे, मेरी माता के पिता, और मेरे नाना की इकलौती बेटी है, यानी अगर मेरे नाना की इकलौती बेटी है तो वही मेरी मां कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी। ठीक, तो जैसे ही उसने कहा कि तस्वीर वाली व्यक्ति एक ही माता के पिता यानी मेरे नाना की इकलौती बेटी है, तो मेरे नाना की इकलौती बेटी कौन है, मेरे नाना की इकलौती बेटी कौन है, मेरी मां। तो मेरी जो मां है वही मेरे नाना की इकलौती बेटी है। अगर तस्वीर वाली व्यक्ति मेरी मां है तो मैं उसका कौन हो जाऊंगा, मैं उसका कौन हो जाऊंगा, दिया है ए उसका क्या होगा, तो ए उसका बेटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेटा। ठीक, क्यों, क्योंकि तस्वीर वाली महिला, तस्वीर वाला व्यक्ति कौन है, उसकी मां, तो ए क्या हो गया, उसका बेटा। और ऑप्शन नंबर ए में बेटा हमको दिया है, यही हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। हालांकि ये ए है, ठीक है, और उसने कहा है ए ने अपने दोस्त बी से कहा है, तो ए मेल है या फीमेल ये कंफर्म नहीं है, पर चूंकि ऑप्शन में बेटा ही दिया हुआ है इसलिए प्रश्न का उत्तर बेटा हो गया। पर यदि ऑप्शन में बेटी दिया होता तो भी ये क्वेश्चन क्या होता, बेटी ऑप्शन के साथ सही होता। पर यदि क्वेश्चन में बेटा और बेटी दोनों ऑप्शन दे देता तब आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते थे। इस प्रश्न का उत्तर कैन नॉट बी डिटरमाइन कर देंगे या इनमें से कोई नहीं कर देंगे क्योंकि ए का जेंडर नहीं पता है। क्लियर, आ जाओ भाई। और मुझे यकीन है कि अगर मैं इसमें एक ऑप्शन बेटी रख देता और नीचे इनमें से कोई नहीं, तो अधिकतर व्यक्ति प्रश्न का उत्तर बेटा करता, बेटी पर ध्यान ही नहीं देता और गलत कर देता क्वेश्चन को। ठीक है, आओ भाई अगला क्वेश्चन। नंबर सीरीज 1 0 2 3 3 8 4 15 5, एक संख्या दो बार रिपीट हो गई। क्या 2 सीरीज का क्वेश्चन है? 2 सीरीज के क्वेश्चन को पकड़ने का एक रामबाण तरीका, यदि दी गई श्रृंखला में कोई एक संख्या ऐसी हो जो एक से अधिक बार आई हो, रिपीट हो गई हो, तो उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में, उस नंबर सीरीज के क्वेश्चन में बहुत अधिक संभावना होती है कि 2 सीरीज का क्वेश्चन है वो 2 सीरीज का क्वेश्चन। दैट इज ये जो 1 0 2 3 3 8 4 चल रहा है, तो 1 से 2 प्लस का 1 हो रहा है, 2 से 3 ये भी प्लस का 1 है, 3 से 4 4 से 5 ये क्या चल रहा है, प्लस का 1। ये एक सीरीज है। और दूसरी सीरीज इसमें क्या चल रही है, तो दूसरी सीरीज 0 3 8 15 0 3 8 15। अब ये जो 0 है ना, किसी भी श्रृंखला में 0 3 स्थितियों से आता है। कौन कौन से, अगर ये 1 का स्क्वायर माइनस 1 है, अगर ये 1 का क्यूब माइनस 1 है, और अगर ये 1 का क्यूब माइनस का 1 स्क्वायर है, इन तीनों परिस्थितियों में क्या आएगा, 0। तो अगर इसको हम माने कि ये 1 का स्क्वायर माइनस का 1 0 लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस का 1 3 लिखा हुआ है। ठीक, फिर ये 8 है, दैट इज 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8। सिमिलरली ये 4 का स्क्वायर माइनस 1 15। तो यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए 5 का स्क्वायर माइनस का 1 दैट इज 24 यहां पर आना चाहिए, जो कि हमें ऑप्शन में भी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। लॉजिक समझ आ गया। 2 सीरीज का क्वेश्चन हो तो पकड़ते कैसे हैं, और 0 अगर लिखा है श्रृंखला में तो 0 कैसे आ सकता है। ठीक, बताओ इस प्रश्न का उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति उत्तर आकृति, ये 4 ऑप्शंस उत्तर आकृति हैं, प्रश्न आकृति की श्रृंखला को पूरा करती हैं। बगल में प्रश्न आकृति दी गई है। इस प्रश्न आकृति को अगर ध्यान से देखो तो 3 में फिगर है, चौथे में क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर कौन सी आकृति आएगी, ऐसा वो तुमसे जानना चाहता है। उत्तर बताओ जल्दी से, बताना पड़ेगा, ऐसे काम ही नहीं चलेगा। अच्छा, फिगर दिखे आपको पूरा, अब दिख रहा है फिगर, बताओ उत्तर। 3 आकृतियां बनी हुई हैं बॉक्स के अंदर। ए से बी पर जाएंगे तो कुछ चेंजेस हो रहे हैं, बस उन्हीं चेंजेस को ध्यान में रखना है और प्रश्न का उत्तर आपसे निकल आएगा। आओ देखो जरा, अगर हम ध्यान से देखें तो पहले वाले बॉक्स में ये जो 3 आकृतियां बनी हैं, इसमें से इस वाली आकृति को पकड़ो जरा। ठीक है, इस वाली आकृति को, ये जो आकृति है, यहां से यहां गए हो तो ये आकृति क्या है, रोटेट हुई है। अगर मैं इसको रोटेट कर दूं 45 डिग्री लेफ्ट में, तो ये आकृति क्या बनेगी, ऐसे।
ये आकृति मिल रही ना, दैट इज 45 डिग्री का रोटेशन हो रहा है, ठीक है, कहां पर, एंटी क्लॉकवाइज में। यहां से यहां पर आई है, अगेन देखो 45 डिग्री का रोटेशन, और यहां से यहां पर आएंगे तो फिर से 45 डिग्री का रोटेशन मिल करके ये आकृति जो हमको मिलनी चाहिए वो ऐसी मिलनी चाहिए। ऐसी आकृति कहां है, ए में, बी में, सी में, डी में, केवल और केवल सी में ये आकृति है, ना तो ए में है, ना बी में है, ना सी में, कहीं पर भी ये आकृति नहीं है, केवल और केवल ए में ये आकृति हमको नजर आ रही है। ठीक, यहीं से क्वेश्चन बन गया। बाकी फिगर की अगर चर्चा करें तो देखो ट्रायंगल यहां से उठ करके यहां शिफ्ट हुआ है, फिर यहां शिफ्ट हुआ है, और फिर यहां शिफ्ट होगा। ठीक, यहां से यहां, फिर यहां, फिर अगली बार नीचे यहां पर आना चाहिए, आ रहा है। इस सर्कल की बात करें तो सर्कल यहां से यहां पर आया है, रोटेट हुआ है, फिर यहां से यहां पर गया है, रोटेट हुआ है, तो यहां से यहां पर आकर के रोटेट होगा। बिल्कुल सही है, तो सी ही इस प्रश्न का उत्तर बनता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस अक्षर श्रृंखला को, श्रृंखला ब्रैकेट में दिया गया है IGHT, AME, EW और AT में पहले लगाने पर सामान्य शब्द बनेंगे जो किसी अंग्रेजी शब्दकोश में पाए जा सकते हैं। आपको बताया है कि आपको अंग्रेजी के बेसिक शब्दों का, अंग्रेजी की बेसिक डिक्शनरी का नॉलेज होना चाहिए जब आप यूपीएसआई की परीक्षा दे रहे हो। ठीक है, प्रश्न ये है भैया, प्रश्न ये है कि ये जो हमारे पास 4 शब्द दिए गए हैं, कौन कौन से, IGHT, ये पहला शब्द है, दूसरा शब्द है AME, तीसरा शब्द है EW और चौथा शब्द है AT। कहता है इन चारों शब्दों में दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन लगा दें कि ये चारों शब्द क्या बन जाएं, ये चारों शब्द एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाएं, सार्थक शब्द बन जाएं। ठीक, तो जैसे अगर हम BR को लगाते हैं तो BR पहले वाले में लगाएंगे ब्राइट, मीनिंगफुल वर्ड है। ब्रेम, ब्रेम मीनिंगफुल वर्ड नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए कैंसिल। SH साइट, सेन, सिव, सेट, नहीं, ये भी नहीं बनेगा। फ्लाइट, फ्लेम, नहीं बनेगा, फ्लेम नहीं बनेगा। FL फ्लाइट, फ्लेम, फ्लू, फ्लैट बन जाएगा। क्या बन रहा है, अगर हम FL वाला ऑप्शन यहां यूज करते हैं तो ये बनता है फ्लाइट, मीनिंगफुल वर्ड है। ये बनता है फ्लेम, मीनिंगफुल वर्ड है। ये बनता है फ्लू यानी उड़ जाना, मीनिंगफुल वर्ड है। और ये बनता है फ्लैट यानी चपटा, समान। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में जो FL शब्द लिखा हुआ है, अगर उन शब्द को हम इन सभी अक्षरों में जोड़ देते हैं तो हमको सभी मीनिंगफुल वर्ड यानी कि सार्थक शब्द मिल जाते हैं। ठीक, आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या क्वेश्चन दे दिया है भाई, निम्नलिखित अक्षरों ABCDEFG से लेकर के पूरी की पूरी अल्फाबेटिकल सीरीज उन्होंने हमको प्रोवाइड करी है। क्या करवाना चाहते हैं हमसे इस अल्फाबेटिकल सीरीज में, कहता है निम्नलिखित अक्षरों में से आप अपने दाएं से छठे और 14वें अक्षर का चयन करें। ठीक है, कहां, अपने दाएं से छठे और 14वें अक्षरों का, और बाएं से 5वें और 20वें अक्षरों का, बाएं से 5वें और 20वें अक्षरों का चयन करें और एक सार्थक शब्द बनाएं। यानी क्या बनाएं, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाएं। फिर बनने वाले शब्द के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, ऐसा हमसे जानना चाहता है। आओ जरा, सबसे पहले तो दाएं से छठा अक्षर और दाएं से 14वां अक्षर। दाएं से जो छठा होगा वो क्या है, 3 और 3 6 यानी कि U। दाएं से 14वां अक्षर जो बाएं से 13वां होगा वो दाएं से 14वां यानी कि M। ठीक है, तो क्या होगा M, 6 के बाद 3 9, 3 12 और 2 14, तो ये हो गया M। बाएं से 5वां अक्षर E और बाएं से 20वां अक्षर T, UMET से क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है, इज इट, हाँ बन रहा है, म्यूट। क्या बन रहा है, म्यूट एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। और ये जो म्यूट नामक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, कह रहा है इसके संबंध में विकल्पों में से हमको बताओ कि क्या सही है। पहला कहता है कोई शब्द नहीं बन सकता, नहीं, गलत है, म्यूट बन रहा है। एक से अधिक शब्द बन सकते हैं,
क्या यूएमईटी से और कोई शब्द बन सकता है म्यूट के अलावा? नहीं, नजर तो नहीं आ रहा। दूसरा भी गलत है। उस शब्द का पहला अक्षर ई है? नहीं, उस शब्द का पहला अक्षर एम है। तो देखो म्यूट शब्द का पहला अक्षर कौन सा है? एम। ऑप्शन नंबर डी यही हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। क्लियर? आ गई बात समझ में? ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है ये। आ जाओ, अगला क्वेश्चन है कैलेंडर का। बताओ क्या उत्तर आएगा? एक जनवरी 2006 को रविवार था। 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? बहुत आसान, कतई आसान क्वेश्चन है क्योंकि डेट और मंथ सेम है। 1 जनवरी 2006 से 2010 पे जाना है, यानी कि फॉरवर्ड जाना है। अब अगर फॉरवर्ड जाना है तो 2006 से 2010 तक हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ईयर कौन कौन से हो जाएंगे? कितने ईयर हो जाएंगे? 10। 6 + 4 10 होता है। तो ये कितने ईयर हो गए? 4 वर्ष हो गए। इन 4 वर्षों में केवल निकालने की एक्स्ट्रा डेज कितने मिलेंगे? बस हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 4 वर्षों में 4 एक्स्ट्रा डेज तो मिलेंगे ही मिलेंगे। दैट इज जितने वर्ष होते हैं उतने एक्स्ट्रा डेज मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि साधारण वर्ष है तो 365 दिन एक एक्स्ट्रा डे मिलेगा, और लीप वर्ष है तो 365 दिन प्लस एक दिन एक्स्ट्रा, तो 365 यानी एक एक्स्ट्रा दिन मिलेगा ही मिलेगा, और लीप वर्ष का एक एक्स्ट्रा दिन अलग से मिलता है। तो क्या 4 वर्ष हैं तो 4 रिमाइंडर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। क्या 2006 से 10 के बीच कोई लीप ईयर मिलेगा? हाँ, एक मिलेगा, 2008। 4 में 4 का भाग दो, एक लीप ईयर आएगा। तो 2008 एक लीप ईयर है, तो एक लीप ईयर का एक एक्स्ट्रा डे और हो गया। ये हो गए एक्स्ट्रा डे। मंथ और डेट सेम है तो आगे कोई एक्स्ट्रा डे मिलेगा नहीं। तो ये हमको मिल गया कितना? ये मिल गया 5। यानी क्या करना है? 5 दिन आगे जाना है, 5 दिन फॉरवर्ड। अगर 5 दिन फॉरवर्ड जाना है कहां से? रविवार से। 5 दिन फॉरवर्ड जाओ, गिनो सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र करके, ठीक है? तो शुक्रवार आंसर आएगा। लेकिन हमने क्या बताया है कि 5 दिन फॉरवर्ड जाना है तो चाहे 2 दिन बैकवर्ड चले जाओ। तो रविवार से 2 दिन पीछे क्या आएगा? एक पीछे शनिवार, 2 पीछे शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे हमारे इस प्रश्न का उत्तर बन जाता है। ठीक, ये क्या किया गुरुजी? ये कैसे कर दिया? 5 दिन फॉरवर्ड और 2 दिन बैकवर्ड। तो भैया हमारे पास टोटल दिन कितने होते हैं? टोटल दिन कितने होते हैं? 7। इन्हीं 7 दिनों में आगे पीछे घूमना है, तो 7 दिन हमारे पास टोटल हैं। कह रहा है कि 5 दिन आगे जाना है। तो अगर 7 में से 5 दिन आगे जाना है तो 7 में हम 5 दिन काउंट नहीं करना चाहते हैं, क्या आएगा? तो 7 में से 5 घटा दिया 2, और फॉरवर्ड का अपोजिट बैकवर्ड कर दो, तो भी प्रश्न का उत्तर वही आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। Here are some words from an artificial language. जुबिलिम मीन्स केयरलेस। जुबिलिम का अर्थ है केयरलेस। कुटलिम मीन्स केयरफुल। कुटलिम का अर्थ है केयरफुल। एंड फुटनॉल का अर्थ है हेल्पफुल। तो कहता है किस शब्द का अर्थ हेल्पिंग होगा? हमें हेल्पिंग का कोड निकालना है। किसका कोड निकालना है? हेल्पिंग का। केयरलेस, केयरफुल और हेल्पफुल का कोड हमको दिया है, और हेल्पिंग का कोड हमको निकालना है। सेंटेंस कोडिंग का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा ये समझा जाए। आओ जरा, सेंटेंस कोडिंग का क्वेश्चन है तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं कंपैरिजन। ठीक, अगर इन तीनों इस सेंटेंसेस का कंपेयर करेंगे तो जुबलिम का अर्थ है केयरलेस और कुटलिम का अर्थ है केयरफुल। अगर पहले और दूसरे को कंपेयर करते हैं तो देखो एलआईएम एलआईएम यहां पर भी मिलेगा, केयर और केयर यहां पर भी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो केयर का कोड हो गया LIM। हमको केयर का कोड नहीं, हेल्प का कोड चाहिए। अब देखो, अगर केयर का कोड LIM है तो यहां पर हेल्पफुल और ये फुल, तो KUT यहां पर दिया है फुल और फुल, तो फुल का कोड क्या हो गया? KUT। अब यहां पर क्या बचा? अब यहां पर बचा है केवल और केवल हेल्प। क्या बचा है? हेल्प। और यहां पर बचा है NOL। तो हेल्पिंग का कोड क्या होगा? हेल्पिंग के कोड में NO और L इतना तो आना चाहिए। क्या आना चाहिए? NO और L ये आना चाहिए हेल्पिंग के कोड में। ठीक है, हेल्पिंग के कोड में NOL आना चाहिए। अब इसके अलावा ING तो हमको कहीं दिया नहीं है। पूरे सेंटेंसेस में क्या कहीं ING दिया है? नहीं।
तो आईएनजी के लिए एनओएल के साथ कोई नया कोड आएगा। और हम ऑप्शन में देखते हैं तो एनओएल हमको केवल एक जगह दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक, यानी एनओएल कहां है, ऑप्शन नंबर ए में है। बाकी कहीं पर एनओएल है नहीं, तो एनओएल नहीं है तो हेल्पिंग का वो कोड तो हो ही नहीं सकता जिसमें एनओएल नहीं है। एनओएल केवल दिया है पहले वाले ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक, ये क्वेश्चन है। और अगर आपको लग रहा है कि सर हेल्पिंग में एनओएल हेल्प का कोड है तो एनओएल पहले आना चाहिए, एफआईआर बाद में आना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो ध्यान से, तो यहां पुट नॉन लिखा है, केयूटी पहले लिखा है, जबकि एफयूएल बाद में, तो पुट का कोड फुल बाद में लिखा है। यहां एनओएल बाद में लिखा है, हेल्प पहले। ठीक, तो सेंटेंस कोडिंग के क्वेश्चंस में जो कोड है वो कहीं पर भी लिखा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि अगर लिखा हुआ है ही इज राइट, ठीक है, ही इज राइट, तो इसका कोड AWBCKJ ये हो, तो ही का कोड AW होगा, सीरियल के आधार पर यही होना चाहिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ही का कोड AWBC और KJ में से कोई भी हो सकता है, और सीरियल कुछ भी हो सकता है। ठीक, सिमिलरली यहां पर NOL हेल्प का कोड है, तो NOL पहले लिखा होना चाहिए, दैट डजंट मीन, दैट डजंट मैटर, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो कोड वहां पर होना चाहिए, बस इससे हमारा मतलब होना चाहिए। ठीक, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कठिन किया जा सकता था कि NOL के साथ जैसे मैं LIM दे देता या ZUV दे देता, तो बच्चे कंफ्यूज होते, आप लोग कंफ्यूज जाते कि NOL के साथ ये भी तो मिल रहा है तो इसमें से कोड लगा दें, लेकिन नहीं, ZUV ऑलरेडी केयरलेस का, LIM ऑलरेडी केयर का कोड है, तो जो कोड ING यहां पर नहीं दिया तो ING का कोड क्या होगा, जो एकदम नया कोड जो पूरे सेंटेंसेस में कहीं यूज ना हुआ, वही हमारे प्रश्न का उत्तर बनता है। ठीक, बहुत जबर खेल होता है सेंटेंस कोडिंग में, लेकिन सब सिखा देंगे, कुछ भी बाकी नहीं रखेंगे। ठीक है, तापमान का संबंध दिया गया है थर्मोमीटर से, यानी टेम्परेचर इज रिलेटेड टू थर्मोमीटर, तो आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी का संबंध किससे होगा, एनालॉजी का क्वेश्चन, बेसिक साइंस। टेम्परेचर नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, थर्मामीटर का। जब बुखार आ जाता है, फीवर आ जाता है, डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या करता है, पहले थर्मामीटर तुम्हारे मुंह में लगा करके तुम्हारा टेम्परेचर बॉडी का नापता है कि कितना बुखार है, उसी हिसाब से दवाइयां देता है। ठीक, तो टेम्परेचर नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, थर्मोमीटर। तो 1 और 2, थर्मोमीटर क्या है, वो यंत्र है जिससे पहले को नापते हैं। उसी प्रकार से आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी, जैसे आजकल का जो मौसम चल रहा है, बारिश का मौसम है, मानसून का मौसम है, इसमें ह्यूमिडिटी बहुत होती है। ठीक, सामान्य तौर पर आपके शरीर में पसीने की बूंदें झलकने लगती हैं, किसकी वजह से, नमी, ह्यूमिडिटी की वजह से। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी को नापने का जो यंत्र होता है वो क्या होता है, स्पेक्ट्रोमीटर, सिस्मोमीटर, हाइग्रोमीटर, ऑस्मोमीटर, नहीं, हाइग्रोमीटर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ह्यूमिडिटी को नापने का जो यंत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइग्रोमीटर बोलते हैं। ठीक, चलो आओ अगला क्वेश्चन। ये क्या दे दिया है भाई, निम्नलिखित आरेख एक कंपनी के किसी विशेष विभाग में कर्मचारियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या के लिए किए गए सर्वेक्षण का परिणाम है। तो क्वेश्चन हमसे जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक वेन डायग्राम दिया गया है भाई साहब। ठीक है, और इस वेन डायग्राम में क्या है हमारे पास में, इस वेन डायग्राम में एक कंपनी है, उस कंपनी के एक विभाग में जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या दी गई है। बोली जाने वाली भाषाएं हैं अंग्रेजी, हिंदी और मराठी। ये 3 भाषाओं का वेन डायग्राम यहां पर दिया गया है। कहता है आरेख का अध्ययन करें और उस विकल्प का पहचान करें जो गलत है, उस विकल्प की पहचान करना है जो गलत है। यानी इस पर्टिकुलर वेन डायग्राम के आधार पर ये जो नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन है जो अलग है, गलत है, उसके बारे में हमको पहचानना है। आओ जरा चेक करते हैं, सीधे ऑप्शन चेकिंग के लिए चलते हैं। कहता है सर्वेक्षण में भाग लेने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 54 है। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु रिस्पोंडेड टू द सर्वे वाज 54। तो चेक करते हैं क्या इस पर्टिकुलर
विभाग के कर्मचारियों की संख्या 54 है क्या? तो ये जितनी भी संख्याएं लिखी हैं इन संख्याओं को जोड़ लेंगे तो कर्मचारियों की कुल संख्या आ जाएगी। कितनी है ये संख्या हमारे पास में? 10, 5 15, 3 18, 8 26, 9 35, 7 42 और 12 54। ठीक, बढ़िया। अगर हम सबको जोड़ रहे हैं तो ये आता है 54। टोटल कितना आ रहा है? 54। और उसने हमसे पूछा है कि उस विकल्प का चयन करें जो गलत है। तो पहला वाला विकल्प क्या है? सही। ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि एग्जैक्ट संख्या लिखी है, सर्वेक्षण में भाग लेने वाले कर्मचारियों की संख्या 54 है और 54 ही लिखी हुई है। ठीक, कहता है 30 कर्मचारी हिंदी बोल सकते हैं। अगर हम हिंदी वाले ऑप्शन में चलते हैं तो 7 3 10, 12 8 20, 20 और 10 कितना हो गया? 30। केवल हिंदी बोल सकते हैं नहीं लिखा है, उसने कहा है 30 कर्मचारी ऐसे हैं जो हिंदी बोल सकते हैं और हमने जोड़ा तो 30 ही निकल करके आया। तो ये वाला भी क्या है? सही। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। कहता है 30 कर्मचारी मराठी नहीं बोल सकते हैं। 30 कर्मचारी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, थोड़ा अलग क्वेश्चन वेन डायग्राम का। 30 कर्मचारी मराठी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो 7 3 10 है, 5 15 है, 15 और 9 कितना हो जाएगा? 15 और 9 हो जाएगा 24। तो मराठी बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 24 है। यानी 30 लोग मराठी नहीं बोलते हैं, 24 लोग मराठी बोलते हैं। ये भी क्या लिखा है? सही लिखा है। तो ये भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। तो अब ऑप्शन नंबर डी ही बचा, यही उत्तर हो सकता है। 23 कर्मचारी केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं। केवल 2 भाषाओं की बात कर रहा है। केवल 2 भाषाओं की मतलब जैसे अंग्रेजी और हिंदी बोलने वाले 8, अंग्रेजी और मराठी बोलने वाले 5 और हिंदी और मराठी बोलने वाले 7। ये कितना है? 8 7 15 और 5 20। कितना है? 20। यानी केवल ऐसे 20 कर्मचारी हैं, केवल ऐसे 20 कर्मचारी हैं जो 2 भाषाएं बोल सकते हैं। ठीक है, 2 भाषाएं बोलने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 2 भाषाएं बोलने वाले कर्मचारियों की संख्या है 20। 8 7 15 5 20। ठीक है, और वो कह रहा है कि 23 कर्मचारी ऐसे हैं जो केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं। तो यही वाला आंसर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यही वेन डायग्राम के आधार पर यही वाला गलत है और उसने हमसे यही पूछा था कि इनमें से कौन सा गलत है। ठीक, बढ़िया, चकाचक, जानदार क्वेश्चन था। आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का। एक्स और वाई, एक्स वाई की बहन और एल की पुत्री है, एल एस का भाई और डब्ल्यू का पति है, पी एस का पिता है। दिया गया विकल्पों में से वाई की माता का जेठ देवर संभवतः कौन हो सकता है? ऐसा हमसे जानना चाहता है। आओ चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स कौन है? वाई की बहन है। एक्स वाई की बहन और एल की पुत्री है। तो एक्स वाई की बहन है, तो एक्स बहन है किसकी? वाई की, जो नेशन गैप जियो। और तो और किसके लिए आता है? फर्स्ट पर्सन ऑफ द स्टेटमेंट कौन है? एक्स है। ठीक है, तो एक्स वाई की बहन और एल की पुत्री है। एल की पुत्री है। कहता है एल एस का भाई और डब्ल्यू का पति है। ये जो एल है ये भाई है। किसका भाई है? एस का भाई है। एल एस का भाई और डब्ल्यू का क्या है? पति है। तो डब्ल्यू उसकी पत्नी हो जाएगी। ठीक, एल एस का भाई और डब्ल्यू का पति है। कहता है पी एस का पिता है। पी कौन है? एस का पिता। ठीक है, तो पी एस का पिता है। पी एस का पिता है, तो पी को हमको ऊपर बनाना पड़ेगा क्योंकि पी एस का पिता है। थोड़ा सा इसको नीचे बनाएं ताकि फिगर अच्छा सा नजर आए। ठीक है, क्या है? एक्स वाई की बहन और एल की पुत्री है। तो एक्स वाई की बहन और एल की पुत्री है। एल एस का भाई है और डब्ल्यू का पति है, तो डब्ल्यू उसकी पत्नी हो गई। पी एस के पिता हैं, तो पी कौन हो गए? एस के पिता हो गए। पी एस के पिता हो गए। कहता है दिए गए विकल्पों में से वाई की माता का जेठ देवर संभवतः कौन हो सकता है? देखो एल जो है वो एस का भाई है। ठीक है, एल एस का भाई है और एल की पुत्री है एक्स। ठीक, अब हमको एस का जेंडर कंफर्म नहीं है। यहां पर एस का जेंडर हमें यहां पर कंफर्म नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है उसके आधार पे, ऑप्शंस के आधार पर हमको प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, है कि नहीं? तो एल किसका पिता है? एक्स का। एक्स किसकी बहन है? वाई की। ठीक, अगर एल का पिता एक्स है और एल की शादी डब्ल्यू से हुई है तो एक्स किसकी बेटी हो गई? डब्ल्यू की। एक्स किसकी बेटी हुई? डब्ल्यू की।
और x y की बहन है तो y किसका बच्चा होगा, w का। y किसका बच्चा होगा, w का। तो y बच्चा है w का, w पत्नी है l की और l भाई है s का। तो उसने कहा है y की माता जो कि कौन हुई, w। y की माता कौन हो गई, w का जेठ या देवर। संभवता, संभावना वाला क्वेश्चन है, पॉसिबिलिटी लगी हुई है कि W Y की माता W का जेठ या देवर इनमें से कौन हो सकता है। तो पति का जो भाई होता है वो जेठ या देवर कहलाता है। हालांकि L जो W का पति है उसका भाई S है, ये कंफर्म नहीं है क्योंकि जेंडर पता नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रश्न के आधार पर अब W के पति L का भाई S हो सकता है, तो उस आधार पे W का जेठ या देवर कौन होगा, S होगा। तो ऑप्शन नंबर डी S इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लियर है, पूरा खोल करके समझा दिया है कि क्या है और क्या नहीं, ठीक। अगला क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशंस का, इसका उत्तर क्या आएगा आपको बताना है, बताओ जरा। बॉडमास रूल का प्रयोग करना है और प्रयोग करके प्रश्न का उत्तर इजीली दे देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आओ देखा जाए जरा क्या आएगा। E का अर्थ गुणा है, F का भाग है, G का प्लस है और H का है माइनस, तो इसका उत्तर क्या आएगा, आओ लिखा जाए 8। G का अर्थ क्या है, प्लस, तो प्लस का 36 हो गया। F का अर्थ क्या है, भाग, तो भागित हो गया 6। फिर H का अर्थ क्या है, H का अर्थ है माइनस, तो माइनस का 6 और E का अर्थ है गुणा, तो गुणा हो गया 3, ठीक। क्या करेंगे, बॉडमास रूल का प्रयोग करेंगे, यानी पहले डिवीजन करेंगे। तो अगर हमने यहां पर डिवीजन किया तो 6 36 कितना आएगा, 6 और 6 तियां, फिर डिवाइड के बाद मल्टीप्लीकेशन, तो 6 तियां 18 हो गया। अब ये बचा 8 प्लस 6 माइनस 18, तो 8 से कितना होता है 14 माइनस 18 किसके बराबर आएगा, माइनस के 4 के। तो यही उत्तर होना चाहिए, बी में लिखा हुआ है -4, तो -4 उत्तर हो गया, ठीक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राहुल, मेहुल, प्रिया, पायल, ध्यानी और धर्मी कितने लोग हो गए, 6 लोग। एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ध्यानी और धर्मी केंद्र में है। ध्यानी और धर्मी कहां है, केंद्र में है। राहुल और मेहुल छोर पर हैं। प्रिया राहुल के तुरंत बाएं बैठी है। पायल के दाएं कितने व्यक्ति हैं हमसे जानना चाहता है। छोटा सा एक क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का या ऑर्डर रैंकिंग का भी आप बोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे पास 6 व्यक्ति हैं, राहुल, मेहुल, प्रिया, पायल, ध्यानी और धर्मी। इनमें से उसने कहा है कि ध्यानी और धर्मी कहां है, केंद्र में, यानी दोनों बीच में बैठे। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 और ये 6 लोग हो गए। और इन 6 लोगों में से उसने हमसे कहा है कि ध्यानी और धर्मी बीच में बैठे हैं। तो ध्यानी और धर्मी यहां पर कहीं पर भी हो सकते हैं। फिलहाल हमने उनको ध्यानी और धर्मी को यहां पर बैठा लिया। इनकी पोजीशन चेंज भी हो सकती है, ठीक। धर्मी यहां और ध्यानी यहां भी हो सकती है, ठीक है, ध्यानी और धर्मी। फिर कहता है राहुल और मेहुल छोर पर हैं, यानी राहुल और मेहुल कहां बैठे हैं, किनारों पर बैठे हैं। प्रिया राहुल के तुरंत बाएं बैठी है। अब समझो, अगर हम राहुल को इस वाले छोर पर बैठाएं तो उसके बाएं क्या कोई पोजीशन खाली है क्या, नहीं, क्योंकि सबके सब उत्तर की ओर देख रहे हैं, तो उसके लेफ्ट में कोई पोजीशन खाली नहीं है। और उसने कहा कि प्रिया राहुल के तुरंत बाएं बैठी है, तो हम राहुल को यहां नहीं बैठा सकते। तो यहां किसको बैठाया जाए, यहां मेहुल को बैठा दो। तो यहां पर किसको बैठा दो, राहुल को, ठीक। जब राहुल यहां बैठेगी तो उसके आधार पर हम कहेंगे कि राहुल के तुरंत बाएं यहां पर कौन बैठी है, यहां पर बैठी है प्रिया। कौन बैठी है, यहां पर प्रिया बैठी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में राहुल और यहां पर आ गई हमारे पास में प्रिया। तो यहां पर कौन आएगी, कौन बचा हमारे पास में, पायल। तो यहां पर कौन आ गई, पायल। उसने हमसे पूछा क्या है कि पायल के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो अगर हम पायल के दाएं देखेंगे तो कितने व्यक्ति नजर आएंगे, 1 2 3 4, कितने व्यक्ति, 4 व्यक्ति। तो पायल के दाएं 4 व्यक्ति बैठे हैं, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन
क्या कहता है भाई, आओ जरा देखा जाए। अगले क्वेश्चन में उसने हमसे मिसिंग टर्म का एक क्वेश्चन पूछा है और मिसिंग टर्म के इस क्वेश्चन का क्या उत्तर आएगा ये वो हमसे जानना चाहता है। जरा देखो और बताओ कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। तो बड़ा कर दें थोड़ा। ये लो कर दिया बड़ा। देखो भाई बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा पता करना है। 2 7 3 8 बीच की संख्या 75 है। 8 7 2 4 बीच की संख्या 110। बड़ी संख्या को पकड़ो। बड़ी संख्या को पकड़ो तो क्वेश्चन मिलेगा। और बड़ी संख्या जैसे ही देखा तो क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आया। 8 और 2 को जोड़ दो तो 8 + 2 10। 7 और 4 को जोड़ दो तो 7 और 4 11 और 11 इंटू 10 करो तो 110 आता है। क्या ये लॉजिक यहां पर भी एप्लीकेबल है? तो 2 + 3 कितना होगा 5। 7 + 8 कितना होगा 15 और 15 पना कितना होता है 75 विच इज बीच की संख्या। यानी बाहर की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ना है। चारों संख्याओं को आमने सामने की संख्याओं को जोड़ना है और फिर उनका आपस में गुणा कर दें तो बीच की संख्या मिलती है। सिमिलरली 7 + 4 11 है। 8 + 2 10 है और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 मिल जाएगा। सेम काम यहां पर किया जाए। ठीक है तो अगर सेम काम हम यहां पर करेंगे तो 9 और +5 कितना हो जाएगा 14 इंटू 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। ठीक है तो कितना आएगा 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौको 56। कितना आना चाहिए 56। तो ऑप्शन नंबर सी 56 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 + 6 सॉरी 3 इंटू 6 बराबर 18 के 6 तिया 18 है। 5 तिया 15 होना चाहिए 16 लेकिन 15 होना चाहिए 16 लिखा है तो कुछ और चल रहा है खेल यहां पे। 3 6 बराबर 18 है। 5 3 16 है। 8 इंटू 2 बराबर है 20 के तो 4 इंटू 6 बराबर किसके होगा। क्या लॉजिक लग सकता है 3 6 18 5 3 16 6 3 9 दूनी 18 5 3 8 दूनी 16। हाँ आओ देखो जरा क्या बन रहा है लॉजिक। लॉजिक ये बन रहा है कि ये जो लिखा हुआ है ना 3 इंटू 6 बराबर 18 तो यहां पर किया गया है 3 और 6 को क्या करें आपस में जोड़ लें और फिर 2 का गुणा करें तो 6 3 9 दूनी 18 बनता है कि नहीं बनता है। सिमिलरली 5 और 3 को आपस में जोड़ लें तो 5 + 3 8 हो जाएगा और 2 से क्या कर दें गुणा तो 8 दूनी 16 मिलता है। सेम काम कहां पर चल रहा है यहां पर भी चल रहा है कि 8 + 2 10 और 10 दूनी 20 तो यहां वही काम यहां पर भी करें। 6 + 4 को आपस में जोड़ लें तो 4 + 6 कितना हो जाएगा 10 इंटू क्या दे दें 2 तो 10 दूनी 20। यही उत्तर आना चाहिए और 20 हमको मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में तो डी इज राइट आंसर। क्लियर आ गई बात समझ। तो ये थे वो 20 क्वेश्चन जो हम लोग प्रतिदिन करते हैं सुबह 10:45 वाली क्लास में। ठीक है तो आओ आज के इस सत्र को यहीं पर समाप्त करें। आप लोगों का यदि कोई डाउट है तो उसको पूछ लें कमेंट करके और फिर आज के इस सत्र को यहीं पर समाप्त किया जाए। ठीक है आज के सत्र के सारे क्वेश्चन डिटेल में कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स के साथ मैंने आपको समझा दिया। ये रीजनिंग एक्सप्रेस की ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। डिस्क्रिप्शन में क्लास के इसका लिंक दिया हुआ है डायरेक्टली वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। क्यों डाउनलोड कर सकते हैं ऐप तो जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको वहां पर कुछ कोर्सेस मिलते हैं। कौन कौन से कोर्सेज जैसे कि ये शौर्य बैच है। ये शौर्य बैच किसका बैच है ये रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स है यूपीएसआई की परीक्षा के लिए। जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं यूपीएसआई की माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अभी 2-3 दिन पहले किसी सभा में बोले थे कि 30,000 वैकेंसीज आने वाली हैं यूपी पुलिस में जिसमें 4,543 तो दरोगा की हैं बाकी कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड इन सबकी मिलाकर के होंगी। ठीक है तो यूपीएसआई की परीक्षा में लगभग 55 क्वेश्चन मिनिमम 55 मैक्सिमम 60 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं रीजनिंग विषय के। 160 में से 60 क्वेश्चन लगभग रीजनिंग के। आप समझ सकते हैं रीजनिंग का कितना जोर है।
तो रीजनिंग आपकी गलत ना हो, रीजनिंग से आपका सिलेक्शन पीछे ना रुके, आप पीछे ना हटें और आपके कंधों में सितारे हो जाएं, उसके लिए YouTube पर 10:45 पर परमानेंट क्लास चलेगी, टॉपिक वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज, प्रैक्टिस वाइज सारी क्लासेस, ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि आपको और आवश्यकता महसूस होती है, ठीक है, आपको महसूस है कि आप सिस्टमेटिक तरीके से बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को, उसके टाइप ऑफ क्वेश्चंस को, तो आपके लिए ये थ्योरी कॉन्सेप्ट वाला बैच है यूपीएससी का, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं रीजनिंग एक्सप्रेस ऐप पर, ठीक है। ये दक्ष बैच है, कंप्लीट कोर्स रीजनिंग का, फाउंडेशन कोर्स है रीजनिंग का सभी तरह की परीक्षाओं के लिए, ठीक। आपको कोई भी परीक्षा देनी हो, कोई भी वनडे एग्जाम देना हो, उसके लिए आप इस बैच को, इस क्लास को, इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हर परीक्षा की रीजनिंग दक्ष बैच के अंतर्गत आपको मिलती है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या फिर कोई और परीक्षा हो, ठीक। इसके अलावा ये अभ्युदय कोर्स है, ये किसका कोर्स है, सीसैट का कंप्लीट कोर्स है। यूपीपीएससी सीसैट की परीक्षा 12 अक्टूबर को लगी हुई है, प्रीलिम्स का कंप्लीट कोर्स सीसैट रीजनिंग का, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सीसैट के लिए केवल रीजनिंग और हिंदी 2 विषय पर्याप्त हैं, आपका सीसैट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये है अधिकारी बैच, जो क्या है, कंप्लीट कोर्स है रीजनिंग का, आरओ की परीक्षा के लिए। मेंस की परीक्षा में 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप उसके लिए इस कोर्स को देख सकते हैं। इन कोर्सेज को आपकी सुविधा सहूलियत के लिए यहां पर ऐप में रखा गया है। आपकी इच्छा हो, जरूरत महसूस हो तो आप इनको ले लें और बढ़िया से पढ़ाई करें, नहीं जरूरत महसूस हो तो YouTube पर क्लास रेगुलर चलेगी आपके लिए, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज का लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कुछ पूछना जांचना हो, किसी प्रकार की कोई सहायता हो तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ये भी डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, ज्वाइन कर सकते हैं अपने आप को, और क्या कर सकते हैं, अपने डाउट्स को वहां डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं, रीजनिंग का क्विज आपको वहां पर मिलता है, ठीक। चलो, अंत में इस क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। आज के सत्र को यहीं पर करेंगे समाप्त और मुलाकात करेंगे आपसे अगले सत्र में, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो और पढ़ते लिखते रहो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सत्र।